संसद को इस बात की पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अरे किसी भी हाई कोर्ट ने किसी भी उच्च न्यायालय में चाहे कुछ भी फैसला क्यों ना दे दिया हो, हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों? मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम रेल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली ही क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने भी आर्टिकल 124 यानी कि 124 से 128 तक की जो बातचीतें थी वो हमने कर ली थी पिछली वीडियो में, और सब कुछ बहुत क्लियरली समझ लिया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कैसे नियुक्त किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं वो कितने होते हैं, वो सभी बातें हमने कल की ही वीडियो में या पिछली वीडियो में हमने कर ली थी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में, यानी कि पावर्स के बारे में। भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप कुछ देख पा रहे हैं, लिखी हुई चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं। अब इसी को हमें बहुत डिटेल में समझना है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं कार्य से संबंधित सबसे ही पहले आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 138 यानी कि 138 में आपको ये बात पता चल जाती है कि बेटा संसद को इस बात की पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि आर्टिकल 138 इस बात की पावर संसद को देता है, हमारी पार्लियामेंट को देता है। आप जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, मतलब एक निम्न सदन एक उच्च सदन। कौन सा है निम्न सदन? तो बेटा लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास ही पावर है आर्टिकल 138 के तहत कि वह क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं, यानी कि कुछ बढ़ा सकते हैं शक्तियों को, कुछ घटा भी सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पार्लियामेंट हैज़ टू बी राइट, या यूँ कहें संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक? बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए इसके बाद की कहानी को समझते हैं। और इसके बाद की कहानी, यहाँ पर मैंने 7 प्रकार की कुछ शक्तियाँ लिखी हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उसके बाद 5, 6, 7। ये 7 प्रकार की कुछ पावर्स हैं, कुछ शक्तियाँ हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। अब ये 7 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं बच्चा, वो ध्यान से समझने वाली बात है। प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय, परामर्शदात्री शक्ति, उसके बाद संविधान की रक्षा एवं व्याख्या, उसके बाद किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी मामले को भेजना, और 7वीं शक्ति क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, वो हमेशा राष्ट्रीय राजधानी के पास राष्ट्रपति के कार्यालय के समीप होना चाहिए। ये 2 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। बोलो इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बताओ। अब एक एक शक्ति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है बेटा प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता का तात्पर्य क्या है? प्राइमरी मतलब राइट दिया जा रहा है, पहला ही अधिकार किसको दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को। बोलो बात समझ में आई? पहला ही अधिकार किसको दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। प्रारंभिक अधिकारिता, प्राइमरी राइट इसको दिया जा रहा है। और प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब यह है कि जब भी कोई एक ऐसा मामला होगा जो संबंधित होगा किन्हीं 4 बातों से, और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं मैं बताने वाला हूँ। मेरी 3 उंगलियाँ उठी थी लेकिन 4 हैं, ठीक है? तो 4 बातें कौन कौन सी है वो बहुत ध्यान से आप समझेंगे। और छोटी सी बात ये जान लीजिए कि प्रारंभिक अधिकारिता का जो शक्ति है, जो पावर है, वो आर्टिकल 131 में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 131 में वर्णित है। प्रारंभिक अधिकारिता में बताया है कि जब भी कोई मामला, मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मामला संबंधित होगा किससे? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से।
मामला संबंधित होगा किन्हीं दो राज्यों के बीच विवाद से, मामला संबंधित होगा किसी एक राज्य के बीच विवाद से, मामला संबंधित होगा बेटा किससे, मामला संबंधित होगा जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ पाई गई हो और उनसे संबंधित कोई मामला हो। बोलो इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? मैंने कौन कौन से मामले गिनाए? जब भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला होगा, जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के बाद जब भी किन्हीं एक राज्य के बीच या कह सकते हैं राज्य और केंद्र से विवाद हो, राज्य का केंद्र से, तब भी सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता है। जब किन्हीं दो राज्यों के बीच में विवाद हो तब भी सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिकता है। और जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी एक के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो या उनसे संबंधित कोई मामला हो तो प्रारंभिक अधिकारिता है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, कि वह इस पर सुनवाई कर सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, इज दैट क्लियर और नॉट? ये वीडियो आपको लाइक करना है, वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं। और कमेंट बॉक्स तो आपको बताना ही है कि कमेंट में कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। साथ ही आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर, ये सब चीज़ें करनी है, सब्सक्राइब भी करना है। यार मैं बार बार नहीं कह पाता हूँ, मैं नहीं बोल पाता हूँ इन सब चीज़ों को, तो आप लोग खुद इतने समझदार हो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली पावर या अगली शक्ति को समझ लेते हैं। बोलो पहली शक्ति समझ में आई, आर्टिकल 131। इस लास्ट में ना, वीडियो के लास्ट में आप इन सब का स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, समझ में आ जाएंगी। वो एक बार ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगी। यहां पर अपीलीय अधिकारिता से तात्पर्य क्या है बेटा? अपीलीय अधिकारिता की शक्ति क्या रहेगी? अब अपील कर सकते हैं हम किस में? सुप्रीम कोर्ट में। हम अपील कर सकते हैं किस में? सुप्रीम कोर्ट में। ये प्रारंभिक अधिकारिता थी उन 4 मामलों में। प्राइमरी राइट्स था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये अपीलीय अधिकारिता है, मतलब हम अपील कर सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, चाहे हमें किसी भी उच्च न्यायालय ने या किसी भी हाई कोर्ट ने कोई फैसला ही क्यों ना दे दिया हो। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अरे किसी भी हाई कोर्ट ने किसी भी उच्च न्यायालय में चाहे कुछ भी फैसला क्यों ना दे दिया हो, हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कब कब कर सकते हैं बेटा? ये कुछ पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से समझो, वो थोड़ा सा ध्यान से समझो। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हमें हाई कोर्ट ने कुछ भी फैसला या किसी भी निम्न या जो निचले स्तर का जो न्यायालय है उसने कोई भी हमें फैसला कुछ भी दे दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब कब जाएंगे? जब मामला संबंधित हो किससे? संवैधानिक विवाद से। जब मामला संबंधित हो संवैधानिक विवाद से। आर्टिकल 132 में यह बात कही गई है कि जब मामला संबंधित हो संवैधानिक विवाद से, मतलब कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट हो, तब हम कहां जा सकते हैं बेटा? हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमें हाई कोर्ट ने कुछ भी फैसला दे दिया हो, और इसका बहुत रिसेंटली बहुत ताजा उदाहरण बता देता हूं कि संवैधानिक विवाद पर अपील का ताजा उदाहरण क्या है बेटा। इसका ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, मराठा आरक्षण पर विवाद छिड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण निरस्त कर दिया। तो वो मराठा आरक्षण हाई कोर्ट ने पास कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि ये संवैधानिक विवाद है और ये जो मराठा आरक्षण है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 132 के तहत ये बात, ये पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, वो दूसरे चैनल पर है, परयूज एकेडमी पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चाहेंगे तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप यहां फोकस कीजिए। दूसरी बात इसने बताई कि जब मामला संबंधित हो बेटा सिविल मामलों में या सिविल से संबंधित हो, मतलब सिविल का यह है कि जब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हों, जब लोग पुलिस से ना डर रहे हों, तब कोई भी एक ऐसा सिविल जो हम आम नागरिकों से संबंधित हो, तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चाहे किसी ने कोई भी फैसला क्यों ना दे दिया हो। यह बेटा आर्टिकल 133 हमें देखने को मिलता है, इस बात की पावर। ठीक है, उसके बाद आपराधिक मामलों में, अरे बहुत सिंपल सा, अपराध अगर आपने कर दिया, हाई कोर्ट ने आपको सजा दे दी, आप कह रहे हैं कि हमने अपराध नहीं किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अपराध के लिए, या जो अपराध आपने नहीं किया उस अपराध के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह आपराधिक मामलों पर अपील
कहलाती है? आर्टिकल 134 134 ये देखने को मिलता है। बेटा बात समझ में आ गई तुम लोगों को? चलो, एक है विशेष अधिकार, मतलब कोई स्पेशल अधिकार पर कोई बात चल रही हो, तब भी आर्टिकल 136, ध्यान रखना, आर्टिकल 136 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई स्पेशल राइट की बात चल रही हो तब। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कोई जुडिशरी स्टेटमेंट, कोई न्यायिक क्या आ गया हो, न्याय से संबंधित कोई स्टेटमेंट आ गया हो हाई कोर्ट का, और उसका हमें पुनरावलोकन करना हो, यानी कि दोबारा से उस पर हमें रिव्यू करना हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू करवाना हो, तब भी हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 137, ये बात की पावर भी किसके पास है बेटा? आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वह किसी भी मामले का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। आगे देखो, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे, देखते चलो लास्ट तक। इसके बाद बेटा ये तीसरे नंबर की शक्ति देख सकते हो आप, अभिलेख न्यायालय यहां पर लिखा हुआ है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या है बेटा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। उसके पास जितने भी आज तक सुनवाई हुई हैं, सन कब से बेटा? सन 1937 से। सन 1937 से, आप जानते हो ना, 1937 में हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, फेडरेशन कोर्ट ऑफ इंडिया। हालांकि 1774 में कलकत्ता में हो गया था, लेकिन 1937 में दिल्ली में किया गया था। और आप जानते हो कि 1950 में दोबारा से क्या किया गया था? उसका दोबारा से क्या किया गया था? रिव्यू किया गया था, मतलब पुनर्स्थापित किया गया था 1950 में, जब देश आज़ाद हो गया। 1937 में अंग्रेजों करके चले गए थे। बोलो, बात समझ में आ रही तुम लोगों को? तो 1950, ये यूं कहें 1937 तक अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है आज तक की डेट की, या भविष्य में जो भी होंगी, उनका सबका रिकॉर्ड किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास संरक्षित रखा हुआ है। मतलब भविष्य में जो होंगी उनका भविष्य में संरक्षित हो जाएगा। कोई मूर्ख ये सोच रहा है, मेरे दिमाग की घंटी बज रही है, कोई मूर्ख ये सोच रहा है कि अरे सर, भविष्य की सुनवाई पहले से संरक्षित रख दी। अब नालायक, यमराज के दूत, यमराज के पुजारी, तुझे पता नहीं गधे, अभिलेख न्यायालय में मतलब वो सभी रिकॉर्ड होंगे जो अब तक सुनवाई हो गई। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से लाइक करते चलो। अगला बेटा आर्टिकल नंबर शक्ति नंबर 4, यानी कि चौथी पावर यहां पर दे रखी है, परामर्शदात्री शक्ति। परामर्शदात्री शक्ति दे रखी है। अच्छा, इसका आर्टिकल तो हमने नहीं बताया ना। आर्टिकल देखो, ध्यान रखो, अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में आपको पता चलता है। आर्टिकल 129 में आपको पता चलता है, ठीक है। परामर्शदात्री शक्ति, परामर्शदात्री आपको पता चलता है 139 में। कहाँ पता चलता है? आर्टिकल 139 नहीं, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में आपको पता चलता है क्या? परामर्शदात्री शक्ति। परामर्शदात्री का मतलब समझ गए ना, परामर्श देने वाले, यानी कि एडवाइस देने वाले। तो परामर्शदात्री हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस दे सकता है किसी भी मामले पर जो उसके आधिकारिक क्षेत्र में है। वह आधिकारिक क्षेत्र वाले मामले पर अपने एडवाइस दे सकता है, अपनी परामर्श दे सकता है। तो ये इस बात की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। दैट इज कॉल्ड परामर्शदात्री शक्ति, दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी या गिविंग एडवाइस पावर। इज दैट क्लियर नॉट? अंग्रेजी बहुत फास्ट हो रही है मेरी आजकल। हाँ ठीक है, आर्टिकल 143 ध्यान रखेंगे बेटा। पांचवी शक्ति, छठी और सातवीं जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। संविधान की व्याख्या एवं रक्षा। आप जानते हैं, मैंने आपको जब पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया था, तो शुरू में एक लाइन ये भी बताई थी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा है जो हमारे संविधान की क्या करता है? रक्षा करता है। हमारे संविधान का अगर कोई संरक्षण कर सकता है तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल का कौन सा देखने को मिलेगा? आर्टिकल देखने को मिलेगा 32। आर्टिकल देखने को मिलेगा कौन सा बेटा? 32। आर्टिकल 32 में आपको पता चल जाएगा क्या कि हमारे जो संविधान की व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो रक्षा है, जो डिफेंस है, वो कौन कर रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आर्टिकल 32 का ही ये पॉइंट है। ये आर्टिकल 32 का ही पॉइंट है कि संविधान की रक्षा एवं व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा।
हालांकि आर्टिकल 32 में आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, आर्टिकल 31 में आपने पढ़ा था कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। तो आर्टिकल 32 में संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का जो अधिकार होगा, जो शक्ति होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? अगला देखो छठा, किसी एक उच्च न्यायालय के मामले को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भेजने की शक्ति। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी हाईकोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, हाईकोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, तो उस हाईकोर्ट के फैसले को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट को भेज सकता है केवल और केवल एक सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एससी। अरे किसी कंफ्यूजन तो नहीं कि एससी क्या है? एससी सुप्रीम कोर्ट है नलायक, एससी सुप्रीम कोर्ट है। एससी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। सब बता चुका हूं, पिछली वीडियो तुम लोग ने नहीं देखी है उसको देख लो, वरना तुम्हारे कान के नीचे चार लगाऊंगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं कार्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें छठी शक्ति क्या है? किसी एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, किसी खां के पास नहीं है। और ध्यान रखना मेरी बात। अगला देखो, 7वें नंबर की शक्ति क्या है बेटा? 7वें नंबर की, अच्छा इसका आर्टिकल नहीं बताया, इसका आर्टिकल बेटा 139A है। आर्टिकल कौन सा है? 139A। ये सब तुम्हें लिखने हैं नलायको, ये सब तुम्हें लिखने हैं। आर्टिकल 139A, 139 का आर्टिकल नंबर 139 का क्या है कि किसी एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजने की शक्ति। अब यहां पर 7वें नंबर की शक्ति देखो, सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहां पर क्षेत्र भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, दैट इज एनसीआर, दैट इज एनसीआर। ये केवल और केवल कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर तथा राष्ट्रपति के कार्यालय के समीप होना चाहिए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाएगा, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? एनसीआर और सुप्रीम राष्ट्रपति के कार्यालय के समीप होना चाहिए। एक बात ये भी याद रखो मेरे बच्चे कि जो कोर्ट होता है वो क्या होता है बेटा? कोर्ट केवल और केवल एक ग्रुप होता है, एक ऐसा रूम होता है जहां पर जज, एडवोकेट यानी कि जहां पर कौन है? न्यायाधीश हैं, जहां पर वकालत करने वाले वकील हैं, एवं उसके साथ साथ एविडेंस हैं, और आपका जो विटनेस है वो है, यानी कि जो अपराधी जिसके ऊपर अपराध का सिद्ध होना है। तो इन 3-4 चीज़ों से मिलकर कौन कौन? न्यायाधीश, वकील और न्यायाधीश, वकील, सबूत, और आपका कौन? जिसके ऊपर मामला चल रहा है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वह व्यक्ति, और उसके डिफेंस वाले। तो इन 4-5 लोगों से मिलकर ही एक कोर्ट बनता है। कोर्ट कोई स्पेशल जगह नहीं है कि कहीं कोर्ट है। जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर कहाँ हो सकता है? जहाँ पर पवित्र कार्य हो रहे हों, जहाँ पर देवता का वास हो, जहाँ पर क्या हो बेटा? बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हो, वही तो मंदिर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा घर नहीं हमारा मंदिर है, मतलब हमारा घर ही हमारा मंदिर है, हमारा घर घर नहीं है, हमारा घर मंदिर है, ऐसे सुना होगा है, ऐसे तो सुना होगा। तो कहने का तात्पर्य उनका वही है कि हमारे घर में पवित्रता को ज़्यादा माना जाता है, हमारे घर में ज़्यादा लोग अच्छे संस्कारी माने जाते हैं। तो वो अपने संस्कारों का व्याख्यान वहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से मंदिर में क्या होना चाहिए? केवल एक पवित्र स्थान होना चाहिए, और वहाँ पर ऐसा मानना चाहिए कि यहाँ पर एक दिव्य शक्ति विराजमान है। तो उसको मंदिर कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं, गुरुद्वारा कह सकते हैं। और आपका क्रिश्चियन का जो है आपका मतलब जहाँ पर प्रार्थना करते हैं क्रिश्चियन, में नाम नहीं एकदम आ रहा माइंड में, आप समझ चुके होंगे। तो वो सभी स्पेस क्या, वो सभी जगह क्या कहलाते हैं? वो सभी जगह धार्मिक स्थल कहलाते हैं। तो वैसे ही एक कोर्ट क्या होता है? जहाँ पर वकील, जज और एविडेंस और आपका विटनेस, यानी कि अपराधी जिसके ऊपर अपराध होने वाला है, सिद्ध होने वाला है, और सबूत, वकील और न्यायाधीश। तो ये लोग जहाँ इकट्ठे हो जाएं, जहाँ एक रूम में बैठ के लोग बातचीत करने लगें, वही तो कोर्ट है ना, वही तो कोर्ट है, वही तो न्यायालय है। जहाँ पर न्याय की बात हो रही है, जहाँ पर न्याय की बात हो रही है, वही तो न्यायालय है। बोलो तुम लोगों को बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब आर्टिकल कौन सा है ये बेटा? आर्टिकल 139 का ए हो गया, आर्टिकल 129 हो गया क्या? आर्टिकल, हाँ ठीक है, ये है हमारा 130, आर्टिकल 130
130, आर्टिकल 130। सातवीं शक्ति सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय राजधानी तथा राष्ट्रपति के कार्यालय के समीप होना चाहिए। आर्टिकल 130 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से दिख तो रहा है भाई, साफ साफ। आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 इस बात को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा या राष्ट्रीय राजधानी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज तक की बात कैसा लगा या क्या यहां से सीखने को मिला, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और जितना हो सके शेयर 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 करते चलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मुझे तो जानते ही हो, मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम रेल, लर्निंग टुडे, लीडिंग टुमारो। कुछ नया सीखने का यहां पर काम चल रहा है। हैव ए गुड डे, बाय बाय।